आ, बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कर्नाटका के पठार के बारे में डिस्कशन किया था। इस दक्कन पठार का ये दो महत्वपूर्ण हिस्सा और बच रहा है जिसका डिस्कशन हम आपसे करेंगे, यानी ये हिस्सा जिसे हम कहते हैं तेलंगाना का पठार और ये हिस्सा जिसे हम कहते हैं बस्तर का पठार। तो आज हम इन दोनों पठारों के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि इनकी जो लोकेशन है, तो इस दक्कन पठार का लगभग आधा हिस्सा इन दोनों पठारों के द्वारा जो है वो घिरा हुआ है। ये हिस्सा महाराष्ट्र और कर्नाटका के पठार का था और ये हिस्सा ये बस्तर का पठार और इसमें कुछ छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग भी हैं और ये हिस्सा पूरा जो है वो तेलंगाना का पठारी भाग है। तो लगभग आधा हिस्सा जो है वो लगभग आधा हिस्सा इन दोनों पठारों और छत्तीसगढ़ के मैदान के द्वारा घिरा हुआ है। आज हम इसकी बात आपसे करेंगे। तो जब हम बात करते हैं तेलंगाना की, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूर्व का जो आंध्र प्रदेश था वो अब दो राज्यों में बंट गया है। तो जिनमें से अब पहले तेलंगाना पठार के नाम से हिस्सा जाना जाता था, अब वो तेलंगाना के नाम से एक राज्य बन गया है। तो अगर हम इस प्लेटू की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है तेलंगाना प्लेटू कंसिस्ट ऑफ आर्कियन नीज, यानी जो इसकी संरचना ज़्यादातर जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है वो नीज और शेष चट्टानों से बना हुआ है। तो इसमें भी नीज है और ग्रेनाइट वगैरह से बना हुआ है। तो उसका हिस्सा एक तेलंगाना पठार भी है जो आर्कियन पीरियड की नीज से निर्मित है और अधिकांश हिस्सा जो प्रायद्वीपीय पठार का है वो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा निर्मित है। ये हम आपसे पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो उन्हीं में से ये अग्नेय चट्टानों में से एक ये नीज भी है। इट्स एवरेज एलिवेशन इज 500 to 600 मीटर, यानी अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 500 से लेकर 600 मीटर है। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था, जब हम कर्नाटका के पठार की बात कर रहे थे तब उसकी हाइट जो है वो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर थी, यानी पश्चिमी हिस्सा इस पठारी भाग का ऊंचा है और पूर्वी हिस्सा जो है वो कम ऊंचाई का है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रायद्वीपीय पठार का जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, यानी जो वेस्टर्न घाट और सह्याद्री पहाड़ियों वाला हिस्सा है वो ज़्यादा ऊंचा है और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इसीलिए इस तेलंगाना पठार की ऊंचाई भी कर्नाटका पठार की तुलना में कम है। इससे पठार का लिखा हुआ द सदर्न पार्ट इज हायर देन इन द नदर्न काउंटर पार्ट्स, यानी जो इसका दक्षिणी हिस्सा है वो उत्तरी हिस्से की तुलना में ऊंचा है। क्यों ऐसा ऊंचा है? क्योंकि दक्षिणी भाग में पहाड़ियां हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ियां और आगे जो दूसरी पहाड़ियां बढ़ती चली जाती हैं ईस्टर्न घाट की, उसकी वजह से भी हमने इसे कर्नाटका के पठार में भी इससे पहले पढ़ा था कि जब हम जाते हैं साउथ की तरफ तो पहाड़ियों वाला हिस्सा पड़ जाता है और नॉर्थ वाला जो है वो रोलिंग प्लेन का हिस्सा है। लगभग यही स्ट्रक्चर जो है वो इस तेलंगाना पठार की भी है, जिसका उत्तरी भाग कम ऊंचा और दक्षिणी भाग जो है वो ज़्यादा ऊंचा है। द रीजन इज ड्रेन्ड बाय 3 रिवर सिस्टम्स, यानी ये पूरा पठारी भाग जिसको हम तेलंगाना का पठार कहते हैं 3 बड़ी नदियों के अपवाह तंत्रों के द्वारा ड्रेन्ड है, यानी उसके द्वारा ये अपवाह तंत्र इसमें विस्तृत है, जिसमें से एक बड़ी नदी गोदावरी, कृष्णा और पेनेरू, ये 3 बड़ी नदियाँ जो इस पठारी भाग में प्रवाहित होती हैं उनके द्वारा, ये तो मुख्य नदियाँ हैं, इनकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं। खासतौर से जब हम कर्नाटका की बात कर रहे थे पठार की, जिसमें तुंगा भद्रा वगैरह ये कृष्णा की जो नदियाँ हैं वो वहाँ कई सारे क्या कहते हैं, हमने बात की थी आपसे कि जलप्रपातों का भी निर्माण करती हैं, लेकिन यहाँ जाके ये नदियाँ चूँकि कम ढाल वाला एरिया है तो ये घाटियों में प्रवाहित होती हुई इस पूरे पठारी भाग को कवर अप करती हैं। द एंटायर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू घाट्स एंड द पेनी प्लेन्स, मतलब ये जो तेलंगाना का पठार है पूरा, वो 2 प्रकार की यहाँ फिजियोग्राफी पाई जाती है। एक फिजियोग्राफी वो है जो घाट्स टाइप की है, जैसे हमने ईस्टर्न घाट की बात की यहाँ और वेस्टर्न घाट की बात की, एक तो वो, और दूसरी जो टोपोग्राफी है वो पेनी प्लेन है, जिसके बारे में आपने भौतिक भूगोल में पढ़ा था। जब अपर्दन चक्र पढ़ते हैं तो अपर्दन चक्र की जो लास्ट स्टेज होती है वो पेनी प्लेन, यानी समप्राय मैदान, सब कुछ अपर्दित होकर बिल्कुल समतल मैदान जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ नदियों के द्वारा मैदानी भागों का निर्माण भी किया गया, खासतौर से गोदावरी प्लेन बड़ी मशहूर प्लेन है वहाँ की तेलंगाना की। तो जो पेनी प्लेन है
ये लिखा हुआ है, ये वास्ट फीचरलेस। फीचरलेस का मतलब किसी तरह की कोई टोपोग्राफी नहीं है, बिल्कुल समतल मैदानी भाग है। अनडुलेटिंग प्लेन, थोड़ी सी ऊंची नीची यानी हल्की फुल्की उबड़ खाबड़ टाइप की मैदान है। विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डिपोजिशन प्रोसेस, यानी किसी नदी के द्वारा जब निक्षेपण किया जाता है, यानी नदी कृत अपर्दन की जो आखिरी अवस्था होती है, उस आखिरी अवस्था में जिस संप्राय मैदान का निर्माण होता है, उनमें कहीं कहीं कई बार इंजलबर्ग और वुरेनाग की हम जो बात करते हैं कि कुछ कठोर चट्टानों वाले टीले बचे रह जाते हैं, उनके अलावा बाकी लगभग वो फीचरलेस मैदान होता है जिसमें किसी तरह की कोई स्थलाकृति वगैरह नहीं होती है। तो उस तरह का मैदानी भाग यानी प्लेन टाइप का ये तेलंगाना प्लेटू में भूभाग विस्तृत है, पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना का हिस्सा है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इसी के कंटिन्यूएशन में, बिल्कुल जैसे तेलंगाना का हिस्सा है उसके साउथ में, उसके नॉर्थ में जब हम बात करते हैं, जैसा अभी हमने मानचित्र में देखा था कि ये वाला हिस्सा, ये तो तेलंगाना का पठार और ये हमारा बस्तर का पठार जहाँ लिखा हुआ दंडकारण्य, ये एक प्रोजेक्ट है दंडकारण्य इस पठारी भाग में। ये जो पूरा हिस्सा है, इससे उत्तर के हिस्से में तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान और इसके दक्षिण हिस्से में ये बस्तर का प्लेटू। तो झबुआ बस्तर वगैरह जो मिनरली रिच एरियाज हैं, खास तौर से छत्तीसगढ़ के उस छत्तीसगढ़ के इस पठारी भाग को हम बस्तर का पठार कहते हैं। तो जैसे ये तेलंगाना पठार है, लगभग उसी तरह की फीचर यहाँ भी पाई जाती है। इसके किनारे हम देखते हैं ईस्टर्न घाट की ये पहाड़ियाँ और उसके बाद उसके 10 पश्चिम में ये बस्तर का पठार है जो बड़े ही घने जंगलों से घिरा हुआ है। खूब डेंस फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। तो वनों की कटाई के साथ साथ ये खनिज संपदा की दृष्टि से झबुआ बस्तर, आज जो एरिया है बस्तर का पठार, वो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही धनी पठारी भाग है। इसके भी ढाल की जब हम बात करते हैं तो सामान्य ढाल इसका, चूँकि यहाँ ये विंध्याचल पर्वत आगे चला जाता है, तो उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ इस बस्तर पठार का भी सामान्य ढाल पाया जाता है। और यहीं से ही जो गोदावरी नदी यहाँ तेलंगाना की निकलती है वो इस एरिया में भी जाती है और इस पूरे भूभाग में वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। इसीलिए ये पठारी भाग भी एक रोलिंग प्लेटू के रूप में है और छोटी छोटी नदियों के द्वारा ये डिसेक्ट भी किया हुआ है। लेकिन वनों का इतना आच्छादन है और खनिज संपदा की दृष्टि से इतना धनी है कि यहाँ बसाव भी जनसंख्या का पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कुछ ट्राइबल बेल्ट्स जो है वो इसी एरिया में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक पाई जाते हैं और कई तरह की समस्याएं भी इस पठारी भाग में पाई जाती हैं, क्योंकि जो माइन ओनर्स हैं उनके द्वारा कुछ जो सोशल एक्सप्लॉयटेशन है उसकी वजह से कई तरह के रिजेंटमेंट भी इस एरिया में होते हैं और उसका डिस्कशन हमें नहीं करना है। यहाँ सिर्फ हमें इसकी फिजियोग्राफी की बात करनी है। तो ये सारा एरिया मिनरली रिच एरिया है। नदियों के द्वारा निर्मित मैदानों की वजह से ये एग्रीकल्चरली भी एडवांस एरिया है। तो ये सारा हमारा पठारी भूभाग का जो हम डिस्कशन करना चाह रहे थे। हमने शुरू में देखा था कि प्रायद्वीपीय भाग को 3 हिस्सों में बांटा हमने, एक तो पठार, दूसरा हिम माउंटेन एंड हिल एंड तीसरा प्लेन। तो आज यही हमारा जो पहला पार्ट था पठारी भूभाग का, तो प्रमुख जो पठार इसके हैं उसका डिस्कशन हमने आपसे शेयर किया और आज हम अपनी बात यहीं करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे फिर माउंटेन एंड हिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।